नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 28 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी में कुल 22 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 7वें शिफ्ट के सीडीपी पेपर को आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता? कौन सा सिद्धांत है जो ये बताता है? देखिए, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है समरूपता का सिद्धांत। समरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के जो चरण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले शैशवावस्था, उसके बाद से बाल्यावस्था और अंत में किशोरावस्था, तो ये सब में समान रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो बालक जन्म ले रहे हैं उनका पहले शैशवावस्था आएगा, जो अमेरिका में जन्म लेगा उसका पहले किशोरावस्था आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सबका समान रूप से होता है। तो ये समरूपता का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नहीं बताता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा देखिए, एकीकरण का सिद्धांत कहा गया। एकीकरण का मतलब कि विकास के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी पहलू हैं, चाहे शारीरिक विकास की बात कर ली जाए, चाहे संवेगात्मक विकास की बात कर ली जाए, संज्ञानात्मक विकास की बात कर ली जाए, सभी एकीकरण एक साथ चल रहे होते हैं, यानी कि सभी पक्षों में एक साथ विकास हो रहा होता है, तो इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अंतःक्रियात्मक सिद्धांत, यानी कि एक तरीके से देखिए इंटरेक्शन की बात की जा रही है, यानी कि जो सभी पक्ष हैं वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए ही विकास कर रहे होते हैं। तो ये भी विकल्प हमारा नहीं होगा, एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 4, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो लगातार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी इसका अंत नहीं होगा। तो यही है जीवन पर्यंत चलने वाले विकास के सिद्धांत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक होगा, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में सही है? सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य कहने का मतलब कि जब भी सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया टाइप के वर्ड्स आए तो आपको तुरंत लेव वाइगोत्स्की को सोचना है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? बच्चे ग्रुप में इंटरेक्शन करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं, और जब ग्रुप में इंटरेक्शन करेंगे, समूहों में इंटरेक्शन करेंगे या फिर किसी से भी अंतःक्रिया करेंगे तो जाहिर सी बात है सक्रिय होंगे। ठीक है, सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करते हैं। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है, बच्चों के व्यवहार अनुभव के वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों के रूप में व्याख्या की जा सकती है। तो ये विकल्प इसका सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चों का व्यवहार पूरी तरीके से जीवन के आरंभिक अनुभव द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि बच्चे का जो पूरा व्यवहार है आरंभिक अनुभव, यानी जो बच्चे के जन्म के समय उसको अनुभव मिला, सिर्फ उससे ही सुनिश्चित करने की बात की जा रही है, जबकि ये विकल्प गलत है। क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, जब प्रौढ़ावस्था में भी जब चला जाएगा, जब बिल्कुल बुढ़ापे की अवस्था में चला जाएगा, तब उस समय भी जो उसका अनुभव होता है निश्चित तौर पर उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा होता है। केवल आरंभिक अनुभव नहीं बल्कि जीवन पर्यंत अनुभव उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों के उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और समाज द्वारा दुराचारी बना दिए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के काम व अंतःक्रिया ज्ञान को सृजन करते हैं। देखिए, ये यहां पर अंतःक्रिया भी आ गया है, साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भी आ गया है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेलते समय बच्चों का एक समूह आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म दृश्यों का अभिनय करता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि डैश समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। आधुनिक लोकप्रिय फिल्म का दृश्य, यानी कि जो मूवी बच्चों ने देखा है टीवी में, उसका फिल्म वो लोग अभिनय कर रहे हैं, उसका दृश्य अभिनय कर रहे हैं, यानी कि रोल प्ले कर करके उसको खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, बच्चे फिल्म कहाँ देखेंगे? टीवी में देखेंगे, और टीवी किसका पार्ट है? मीडिया का पार्ट है। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? मीडिया जो है वो समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करिए। पहला दिया गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
या फिर इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दूसरा दिया गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज जो होती है वो 2 से 7 साल होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं, इसमें संरक्षण नहीं होता। संरक्षण क्या होता है, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जब भी कोई फिगर बच्चे को दिखाया गया, कोई ज्यामिति दिखाया गया, मान लीजिए ये एक त्रिभुज मैंने बच्चे को बताया और यहां से एक लाइन खींच दिया, तो मैं बोलूंगा कि अब आपको कितना त्रिभुज दिख रहा है, तो बच्चा बोलेगा अब 2 त्रिभुज दिख रहा है। तो अगर मैं उससे बोलूं कि पहले वाला त्रिभुज क्या हुआ, अगर वो उसको बता लेता है कि इस लाइन को जैसे ही आप हटाएंगे, जैसे देखिए इस लाइन को जैसे ही हटाएंगे पुराना वाला त्रिभुज मिल गया। अगर ये बच्चा एक पॉइंट से आगे निकलने के बाद पुराने वाले पॉइंट पर आ जा रहा है, ये केवल इमेजेस में होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग संरक्षण बोलेंगे। और अगर पुराने पॉइंट पर नहीं आ पाता है तो ये संरक्षण का अभाव है, यानी संरक्षण नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण नहीं होता है, तो दूसरे का डी हो गया। तीसरा देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें संरक्षण आ जाता है और तर्कपूर्ण चिंतन भी बच्चा करने लगता है, मूर्त चीजों को देख करके उसके बारे में तर्क करने लगता है। तो ये ए हो जाएगा। उसके बाद से देखिए चौथे में क्या हो जाएगा, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें एक ही विकल्प बचा, वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ। ठीक है, तो हमारा विकल्प क्या बना, देखिए 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में इसी की बात की गई है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है भाषात्मक विकास को जो सामाजिक अंतःक्रिया का सुसाध्य करता है। सामाजिक अंतःक्रिया टर्म किसका है, ये लेव वाइगोत्स्की का है। तो प्रश्न हमसे पियाजे के अनुसार पूछा गया, तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए अवलोकन और अनुकरण। तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अपने ज्ञान की रचना करने के लिए वो चीजों को करके सीख रहे होते हैं। ठीक है, तो केवल देख करके नहीं बल्कि करके सीखेंगे, अनुकरण करके नहीं, क्योंकि ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि बच्चा सक्रिय हो, अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेगा। तो अनुकरण नहीं करता है। पहला देखिए पुनर्बलन और सजा बोला गया, तो यह भी विकल्प उनके द्वारा निगेटिव हो जाएगा। कैसे, देखिए पुनर्बलन या फिर सजा जो होता है, सजा तो अपने आप में निगेटिव है, क्योंकि संरचनावादी कक्षा में सजा को एनसीएफ 2005 बिल्कुल निगेटिव मानता है। ठीक है, और यहां पर मैं बता दूं कि जीन पियाजे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक मानते थे। वो ये कहते थे कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेंगे, इसके लिए उनको कोई भी इनाम, पुनर्बलन, सजा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद इंटरेस्टेड है, इंटरनली मोटिवेटेड है चीजों को सीखने के संदर्भ में, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्सुकता उसमें होती है। तो पुनर्बलन और सजा की कोई भी आवश्यकता नहीं है जीन पियाजे के अनुसार। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, देखिए विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन। यह विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा निम्न में से किसका समर्थन नहीं करती है। ध्यान से समझिएगा, निगेटिव सेंस में हमसे प्रश्न पूछा गया है। चौथा दिया गया है अनुभवात्मक अधिगम। अनुभवात्मक यानी कि बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में देख रहा है या फिर जो कुछ भी करके सीख रहा है, जब वो करेगा तो जाहिर सी बात है उसको अनुभव प्राप्त होगा और उस अनुभव के आधार पर वह अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होगा। तो लेव वाइगोत्स्की संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से गिने जाते हैं। तो ये संरचनावाद है, क्योंकि करके सीखेगा तभी तो उसको अनुभव होगा। तो ये संरचनावाद से जुड़ा हुआ है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए संकल्पनात्मक समझ। संकल्पनात्मक समझ की अगर हम लोग बात करें तो अपने कॉन्सेप्ट को खुद बिल्ड करने की बात की जा रही है, यानी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है, कॉम्प्रिहेंशन की बात की जा रही है। तो ये भी बच्चा जब खुद करके सीखेगा यानी सक्रिय होगा तभी कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन। रचनात्मक चिंतन का मतलब क्या हो गया, क्रिएटिव थिंकिंग की बात की जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर बिल्कुल एक तरीके से विवेचनात्मक चिंतन, ये भी बच्चा जब किसी चीज को देख रहा होता है, किसी गतिविधि में शामिल होने के बाद से जब कोई क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा होता है, उसके बारे में, सही गलत के बारे में सोच रहा होता है, तो निश्चित तौर पर एक अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव से अपने ज्ञान की रचना कर रहा होता है, उसी की बात की गई है। तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा परीक्षा के लिए अधिगम। देखिए हम लोग जो आज अधिगम कर रहे हैं, इसका कतई भी ये मेन उद्देश्य नहीं है कि केवल हमें परीक्षा में पास होना है। शिक्षा का जो व्यापक उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चा जब अपने दैनिक जीवन में जाएगा तो जो कुछ भी वो विद्यालय में सीख रहा है उसके व्यवहार में वो परिवर्तन है, उसके दैनिक जीवन में वो उस व्यवहारों को परिलक्षित कर पाए। केवल परीक्षा के लिए अधिगम नहीं कराया जाता है। ये चूंकि निगेटिव है और निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार प्रश्न पूछा गया था, तो उनका
सिद्धांत ही कहता है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो पहला विकल्प में ही दिया गया है, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण किसमें सही वर्णित है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या कहता है, वो ये कहता है कि समाज के द्वारा जो कानून बना दिया गया है अब उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता, जो कानून है उसे सभी को मानना ही होगा। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 3 में इसकी बात की गई है, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो संपूर्ण मानवता के लिए मान्य हो। ठीक है, यानी उसका विरोध किया ही नहीं जा सकता, वो समाज ने जब बना दिया है ये नियम तो इसको सबको फॉलो करना ही होगा, ये होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिनवीकरण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रगतिशील शिक्षा बालकों के प्रति कैसा व्यवहार रखती है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि ईश्वर ने उन्हें जन्म से उच्च नैतिकता और नीति प्रदान की है। देखिए जन्म से नैतिकता की बात की जा रही है, जबकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत से यह सिद्ध किया था बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें कोई भी नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये विकल्प तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखिए कोरी पट्टी और रिक्त स्लेट, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे, बच्चा जब विद्यालय जा रहा है उससे पहले ही वो अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के अनुभव लेकर के जा रहा होता है, तो उसे कोरी कागज या फिर रिक्त स्लेट नहीं कहा जा सकता, ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। लघु वयस्क जिनकी सोचने वयस्क से कम है, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए जिज्ञासु प्राणी जो अपने आसपास की खोज अन्वेषण करके जानना चाहते हैं। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो विभिन्न प्रकार के बुद्धि के प्रकार बताए थे उनके अनुसार कौन सा विकल्प सही है। पहला देखिए दिया गया चिकित्सक, जीव विज्ञानी और यहां पर देखिए वाद यंत्र विशेषज्ञ, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए कसरती, रचनात्मक, अभिव्यक्तिशील, तो ये भी उत्तर नहीं होगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तीसरा देखिए व्यवहारिक, विश्लेषक और रचनात्मक, तो ये भी नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी और शारीरिक रूप से क्रियाशील, ये उन्होंने बताया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि पहले भाषा आती है, उसके बाद भाषा के बाद विचार जन्म लेता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपसे दे रहा हूं, एक 6 महीने का बच्चा है जिसके पास अपनी कोई भाषा नहीं है, लेकिन उस समय वो रो करके अपने आप को अभिव्यक्त करता है, यानी रोना जो है या फिर खिलखिलाना जो है, जो अपने बॉडी लैंग्वेज से वो एक्सप्रेस कर रहा है, वही उसकी भाषा है। तो देखिए जब 6 महीने का बच्चा है, जब वो रोता है तो उसकी माता समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, इस वजह से बच्चा रो रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चे के रोने की वजह से, बच्चा का रोना वहां पर क्या है, भाषा है, भाषा की वजह से उसकी माता के मन में यह विचार जन्म लेता है कि बच्चे को भूख लगी होगी इसलिए बच्चा रो रहा है। यानी कि भाषा क्या कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक सह शैक्षिक कक्षा, सह शैक्षिक यानी कि को एजुकेशन की बात की जा रही है, जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ विद्यालय में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है एक को एजुकेशन कक्षा में अध्यापक का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेंडर रूढ़िवादिता को पुनर्बलित करेगा। जेंडर रूढ़िवादिता क्या होता है, यानी कि समाज के द्वारा जो जेंडर के संदर्भ में पहले से हमारे ऊपर विचार थोपे गए हैं कि लड़कियां हैं तो यही काम करेंगे और लड़के हैं तो ये काम करेंगे। ठीक है, यानी कि जो समाज के द्वारा हमारे ऊपर अपने विचारों को थोपा गया है लिंग के आधार पर, उसी को जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है जेंडर समतुल्यता वाली भाषा का प्रयोग करना। जेंडर समतुल्यता यानी कि दोनों जेंडर, दोनों लिंग, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, यानी कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को एक समान भाषा का प्रयोग किया जाए, यानी कि किसी को नीचा ना दिखा जाए और किसी को सुपीरियर ना दिखा जाए। तो ये तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे के जेंडर रूढ़िवादिता को इससे हतोत्साहित किया जा सकता है। जब सबको एक नज़र से देखा जाएगा, सबके लिए एक भाषा का प्रयोग किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव एक तरीके से अप्रोच होगा। और ये चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए जेंडर एक सामाजिक निमित्त है पर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समाज के द्वारा अगर कोई कुरीति है तो निश्चित तौर पर विद्यालय में उसकी चर्चा करनी चाहिए और विद्यालय में उसको उस कुरीति को हतोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। हतोत्साहित कैसे किया जा सकता है? जब उस पर चर्चा किया जाएगा। तो ये भी विकल्प पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक चलन के विपरीत भूमिकाओं में दर्शाना, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि समाज हमें ये कहता है कि लड़कियां हैं तो घर का काम करेंगी, खाना बनाने का काम और ये सभी काम, और पुरुष हैं तो आजीविका जुटाने का काम करेंगी। लेकिन इसके विपरीत भूमिका में आप लोग दिखा सकते हैं कि कितनी महिलाएं आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनी हुई हैं जो देश की सेवा कर रही हैं, अपने जिले में अपनी सर्विसेज दे रही हैं।
वो अपने घर के चूल्हा चौकी से निकल करके समाज में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। और जब इस प्रकार का आप उदाहरण उसको प्रस्तुत करेंगे, यानी कि महिलाएं घर के काम के साथ साथ बाहर का भी काम कर सकती हैं, तो जब इस प्रकार के करेंगे तो निश्चित तौर पर जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी। ये पॉजिटिव है, चूंकि पॉजिटिव है हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, एक समान लिंग समूह बनाना और लड़के और लड़कियों को पृथक पृथक अधिगम कार्य देना। यानी कि एक समान लिंग, यानी कि लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग करने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि लड़के और लड़कियों को पृथक कर अधिगम कार्य देना, यानी अलग अलग अधिगम कार्य देने की बात की जा रही है, लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि पहले से जो जेंडर रूढ़िवादिता है इसको वो और ज्यादा बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से अलग करने की बात कर रहा है, लड़के और लड़कियों में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की बात कर रहा है। इस वजह से ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये निगेटिव था, और चूंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन सा उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई हैं? पहला दिया गया भूमिका अदा करना, यानी कि रोल प्ले की बात की जा रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, रोल प्ले में बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा दिया गया समूह कार्य। तो बच्चे सब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो संरचनावाद का समर्थन करती है। बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करते हैं, और लेव वाइगोत्स्की जो संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से एक माने जाते हैं, उनका ही ये मानना था कि बच्चे जब ग्रुप में कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, और इंटरेक्शन के माध्यम से वो अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, पोर्टफोलियो बनाना दिया गया, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट वर्क की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि चारों विकल्प इसके सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 1, 2, 3, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में मातृभाषा के इस्तेमाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाए जाने के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पैरवी करता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति से हतोत्साहित करने के लिए स्कूल को जुर्माना करना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहां पर हतोत्साहित करने की बात कर रहा है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात करता है। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, स्कूल को सभी स्तर पर अंग्रेजी को निर्देशन की भाषा निर्धारित कर देना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा क्या है उसमें इंस्ट्रक्शन देने की बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ना कि अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, पहला विकल्प दिया गया है, स्कूल को सारी कक्षाओं में केवल एक मानक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। केवल एकमात्र एक ही, यही ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जिस भी विकल्प में दिख जाए, अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो ये विकल्प जो होता है केवल एक पक्ष की बात करता है, निगेटिव होता है। इस वजह से कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्कूल को सभी विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करने की संस्कृति अपनानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हो सकता है कि सभी बच्चों की मातृभाषा अलग अलग हो। कोई पंजाब से आया हुआ बालक है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, कोई मान लीजिए कि अगर साउथ से आया हुआ है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी एक हो सकती है, कोई यूपी का बालक है तो उसका हिंदी हो सकता है, कोई गांव देहात से है तो उसका भोजपुरी हो सकता है, कोई मान लीजिए कि उड़ीसा का बालक है तो उसका उड़िया हो सकता है। तो प्रत्येक बालक की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, सबकी मातृभाषा का सम्मान करेंगे तभी वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसको मौका देंगे अपने आप को उस अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का, तभी तो वो एक तरीके से सहज महसूस कर पाएगा। और जब ये पॉसिबल कैसे होगा? जब आप उसकी भाषा का सम्मान करेंगे, यानी उसको उसमें अभिव्यक्त करने का मौका देंगे, तभी वो कंफर्टेबल फील करेगा। और ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव, और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा तर्क दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को प्रधानता देते हुए एक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। क्यों? क्योंकि बच्चे परिवेश से अनुभव लेकर के आते हैं, और बच्चे का जो अनुभव है वो उसका पूर्व ज्ञान हो गया, और नई शिक्षा बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए दिया जाना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए तर्क क्या कहा जा रहा है, विद्यालयों को एक संरचित एकरूप पाठ्यक्रम यानी कि सबके लिए कॉमन पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, का अनुसरण करना चाहिए, और कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर गौर नहीं करना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि समावेशी कक्षा ये कहता है कि एक ही कक्षा के अंदर चाहे शारीरिक रूप से अक्षम बालक हो, इसके बाद से अधिगम विकार से जूझ रहा बालक हो, बहुत प्रतिभाशाली हो, बहुत कमजोर बालक हो, बहुत सामान्य बालक हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है। तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सबका करिकुलम एक जैसा होगा? क्योंकि जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे एज ए टीचर, हो सकता है कि कोई श्रवण बाधित है वो सुन नहीं पाएगा, यानी उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता होगी। जो सुन नहीं पा रहा है
उसको विजुअल क्लिप्स दिखा करके या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख करके बताना होगा। और जो देख नहीं सकता उसके लिए ऑडियो क्लिप्स की आवश्यकता हो सकती है, या फिर हम ऑडियो के माध्यम से उनको बता सकते हैं, बोल करके बता सकते हैं। और जो ना तो सुन सकता है ना ही बोल सकता है, उसके लिए साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। तो एक रूप पाठ्यक्रम संभव ही नहीं है, सबकी जरूरतें अलग हैं और उन सबकी जरूरतों को ध्यान में रखना ही होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा ही ये कहता है। ठीक है, तो समावेशी कक्षा का ये विरोध था, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए ए सही है और आर गलत है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुणज वैफल्य की पहचान क्या है। गुणज वैफल्य यानी कि डिसकैलकुलिया की बात की जा रही है। डिसकैलकुलिया में क्या होता है कि गणित की जो संक्रिया होती है बच्चे उसको करने में सक्षम नहीं होते हैं, उसमें दिक्कत महसूस करते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया मांसपेशियों की संचालन गतिशीलता और परस्परता की कठिनाई। तो यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात नहीं की गई है, मैथ की बात नहीं की गई है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए मौलिकता और प्रवाह और लचीलापन, यहां पर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात नहीं है। दूसरा देखिए अवधान अति क्रियाशील आवेगशीलता, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा देखिए गणन कौशल क्षीणता, संख्याओं और गणितीय तथ्यों को समझने में दिक्कत। यहां पर मैथ की बात की जा रही है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा डिसकैलकुलिया के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था समावेशी कक्षा में कौन शामिल है। तो देखिए समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बच्चा किसी भी प्रकार की अक्षमता से क्यों ना जूझ रहा हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक विकलांगता से क्यों ना जूझ रहा हो, कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, चाहे सामान्य क्यों ना, सबको एक साथ लेकर के चलना है। यानी योग्यता के आधार पर भेदभाव करना ही नहीं है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है बच्चे से। ठीक है, यानी सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी बिल्कुल शामिल होंगे समावेशी कक्षा में। दूसरा देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी ये भी शामिल होंगे, दृष्टिबाधित ये भी शामिल होंगे, और वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से हैं जो हाशिए पर हैं, यानी आर्थिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बालक की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल शामिल होंगे। यानी चारों विकल्प इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में चारों का बात किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से इंगित होगा कि वह दृष्टिबाधित है। यानी कि कोई बालक दृष्टिबाधित है तो एक शिक्षिका उसका पहचान कैसे कर सकती है। पहला दिया गया श्यामपट्ट को बहुत दूर से पढ़ने को चुनना। जब बहुत दूर से पढ़ ले रहा है तो जाहिर सी बात है वो दृष्टिबाधित तो होगा नहीं, क्योंकि दृष्टिबाधित होगा तो बहुत दूर से थोड़ी पढ़ पाता, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शों को पढ़ना। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे छोटे प्रिंट किए गए हैं नक्शे और उसको भी बच्चा पढ़ ले रहा है तो वो दृष्टिबाधित नहीं होगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। बारीक मुद्रक यानी कि बिल्कुल स्मॉल फॉन्ट में प्रिंटिंग की गई है, उसको भी कार्यपत्रकों को तुरंत पूरा कर ले रहा है, यानी उसको देखने में वो सक्षम है, यानी कि वो दृष्टिबाधित नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाना। यानी बार बार उसको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तभी वो आंखों को बार बार मिचका करके साफ तौर पर देखने की कोशिश कर रहा है, ये दृष्टिबाधित होने की लक्षण है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मेधावी अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। मेधावी यानी कि बहुत प्रतिभाशाली की बात की जा रही है, तो जब बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है तो उसके मानसिक स्तर के अनुसार से उसको वैसा ही चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। ठीक है, वैसा ही चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाएगा तो और ज्यादा वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कार्यों को समझने के लिए निश्चित निर्देशन और विस्तृत दिशा निर्देशक बनना। देखिए अब वहां पर बहुत जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको विस्तृत दिशा निर्देश देने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि वो चीजों को खुद करने के लिए प्रेरित है, इंटरनली मोटिवेटेड है और बहुत ज्यादा सीखने के लिए तत्पर है, तो उसको बहुत ज्यादा विस्तृत दिशा निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए निर्धारित पाठ्यचर्या का सख्ती से अनुसरण करना। सख्ती से अनुसरण यानी अनुकरण करने की बात की जा रही है, यानी एक ही चीज को कॉपी करने की बात की जा रही है। जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए और ज्यादा टास्क दिया जाना चाहिए जो कि बच्चे के लिए चुनौतीपूर्ण हो। जबकि सख्ती वर्ड आ गया तो अब आपको आगे विचार करना ही नहीं था, सख्ती हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए मानकीकृत आकलन युक्तियों का इस्तेमाल। मानकीकृत हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? देखियो आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें एक ही कक्षा में शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक भी होगा, दृष्टिबाधित भी होगा और ये सभी बालक भी होंगे। जब एक ही इंस्ट्रक्शन एक ही आकलन से कैसे पॉसिबल है कि जो दृष्टिबाधित है उसका भी मूल्यांकन हो जाए और जो श्रवण बाधित है उसका भी मूल्यांकन हो जाए। मान लीजिए मौखिक परीक्षा ली जा रही है तो जो दृष्टिबाधित है वो तो उसका उत्तर दे लेगा सुन करके, क्योंकि उसकी सिर्फ नेत्र खराब है, उसका कान सही है। लेकिन मौखिक परीक्षा श्रवण बाधित जो सुन नहीं सकता वो परीक्षा नहीं दे सकता। और जब लिखित परीक्षा की बात आएगी तो जो श्रवण बाधित है वो लिखित परीक्षा दे लेगा, लेकिन जो दृष्टि बाधित है वो लिखित परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए मानकीकृत आकलन कभी भी हमारा पॉजिटिव नहीं होता है, कभी भी इसको सही मत करिएगा, ये निगेटिव ही होता है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए मध्यम से उच्चतर श्रेणी के चिंतन वाले कार्यकलाप देना। बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे को उसकी मानसिक स्तर के हिसाब से उसको चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, यानी उच्च श्रेणी का चिंतन वाले कार्यकलाप देना चाहिए। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से समावेशी कक्षा में किसका प्रयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षा की बात आ रही है, यानी कि बिना किसी भी भेदभाव के सबको एक साथ लेकर के चलने की बात की जाती है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा लोकाचार, यानी कंपटीशन की बात की जा रही है। कंपटीशन कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जैसे कि एक ही मानक पर कैसे आप दूसरे का कंपटीशन करा सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बालक है और कोई बहुत ज्यादा कमजोर है, जब कक्षा में आप उसके नंबर्स की तुलना करते हैं यानी कंपटीशन करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो कम सीख पा रहा है वो तो पहले से ही सीखने के लिए जूझ रहा था। अब जब आप उसका बेइज्जती करेंगे कक्षा में नंबर्स की तुलना करके, तो वो और हीन भावना का शिकार हो जाएगा। इस वजह से समावेशी कक्षा ये कहती है कि सबको साथ लेकर के चलना है, किसी भी प्रकार का निगेटिव थिंकिंग दिए बिना। तो जब एक दूसरे से हम लोग कंपटीशन करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे निगेटिविटी बच्चे में आएगी और ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों का पृथक्करण। समावेशी कक्षा किसी भी प्रकार से अलगाव की बात नहीं करता, सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, नैदानिक नामीकरण। नामीकरण यानी कि नॉमिनेट करने की बात की जा रही है, यानी कि बच्चों की नैदानिक मतलब क्या होता है कि निदानात्मक शिक्षण के परीक्षण के संदर्भ में कि बच्चों को आ रही समस्याओं के बारे में, जैसे बच्चा कितना समझ पाया है या नहीं समझ पाया, उसके बाद से कैटेगरी में बांटने की बात की जा रही है कि ये बहुत प्रतिभाशाली का अलग ग्रुप, बहुत कमजोर का अलग ग्रुप। देखिए नॉमिनेट करने की बात की जा रही है, नामीकरण, तो ये भी अलगाव है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यथोचित समायोजन, यानी चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, सबको साथ करके चलना है, सबको उस कक्षा में समायोजित करना है, यह समावेशी कक्षा का विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, अधिगमकर्ताओं की अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, यानी कि शिक्षा को लेकर के बच्चे का एटीट्यूड क्या है, क्या वो तत्पर है पढ़ने के लिए। अगर तत्पर होगा, तत्परता के नियम के अंतर्गत उसका अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, यानी एटीट्यूड जो होता है वो बच्चों के अधिगम को पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं की आयु, निश्चित तौर पर यह प्रभावित करेगा। कैसे, देखिए अब कक्षा 8 का बालक है तो उसको आप ग्रेजुएशन लेवल का नहीं बता सकते, जाहिर सी बात है बच्चे की आयु के हिसाब से ही आपको उसको बताना होगा, यानी ये भी प्रभावित करता है अधिगम को। तीसरा देखिए, अध्यापन की शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि जो पेडागोजिकल मेथड्स अपनाए जा रहे हैं टीचर के द्वारा, यानी अगर सही विधि से बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप सही विधि का चयन करते हुए बच्चे को बताया जाएगा तो बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से हो सकता है। जैसे कि प्राथमिक स्तर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों को खेल के माध्यम से खुद सक्रिय करके सीखने पर प्रोत्साहन दिया जाता है। वहां पर अगर आप बच्चे को लेक्चर दे करके चले जाएंगे तो वहां पर बच्चा नहीं सीख पाएगा, यानी कि जो शिक्षा शास्त्रीय तकनीक है यह भी प्रभावित करेगा। चौथा देखिए, अधिगमकर्ताओं को सामाजिक संदर्भ, बिल्कुल सही बात है। देखिए एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ने की बात करता है। परिवेश क्या हो गया, बच्चे का वातावरण, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ हो गया, तो यह भी बिल्कुल प्रभावित करता है, यानी चारों विकल्प इसके सही हैं। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में चारों की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे को समादृत महसूस होना। समादृत का मतलब कि बच्चा भी अपने आपको उस समूह का हिस्सा समझे, यानी कि बच्चे को भी कक्षा में सहज महसूस हो, उस सेंस में आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है बच्चा जब कंफर्टेबल होगा तभी सीख सकता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, बच्चों को अनुभवों को समाहित करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के पूर्व अनुभव को आधार बनाते हुए नए ज्ञान यानी नई शिक्षा देने की बात की जाती है, यानी बच्चों का अनुभव निश्चित तौर पर अर्थपूर्ण अधिगम में प्रभावी साबित होता है, तो यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। तीसरा देखिए, बच्चों को सवाल पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, यह विकल्प निगेटिव है। अगर आप सवाल पूछने की अनुमति नहीं देंगे तो बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय बन जाएगा, जबकि लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे जो संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे, उनका यह मानना था कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं, और एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी संरचनावाद को ही समर्थन देता है। इस वजह से यहां पर बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे, इस वजह से यह नहीं हो सकता, यानी केवल पहला और दूसरा वाला विकल्प सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों पर एक माध्यमिक विद्यालय स्तर के अध्यापक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बच्चों के द्वारा जो त्रुटि की गई है उसमें एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है विद्यार्थियों की गलतियों को तुरंत संशोधित करना चाहिए, विकल्प निगेटिव है। क्यों, जब बच्चों को की गलतियों को आप तुरंत संशोधित कर देते हैं तो बच्चे को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। जैसे कि आप समझिए, ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, और अगर आप तुरंत उसको संशोधित कर देंगे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, भविष्य में उस प्रकार की गलती दोबारा दोहराने की संभावना बनी रहेगी। इस वजह से तुरंत उसको करेक्ट नहीं करना चाहिए, जब तक कि उसका
एज ए टीचर आप पहले एनालाइज करिए कि आखिर ये गलती बच्चे ने की क्यों। क्या बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ाने की आवश्यकता है। उसके बाद बच्चे के फीडबैक में वो लाना आवश्यक है कि आपने इस वजह से ये गलती की थी। बच्चे को जब समझ में आ जाएगा तब वो भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहरा रहा होगा, यानी कि तुरंत गलती को नहीं सुधारना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, किसी सहपाठी को विद्यार्थियों की त्रुटियों को संशोधित करने के लिए कहना चाहिए। ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि फिर एज ए टीचर आपका रोल क्या है जब आप किसी दूसरे बंदे को, किसी दूसरे सहपाठी को इसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि कक्षा में उसका जो सहपाठी है उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, और वो भी अगर बताएगा तो निश्चित तौर पर बच्चा का डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटि ना करे। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे को आप शर्मिंदा करेंगे तो उसका जो निगेटिव इमोशंस होगा वो जनरेट होगा, और भविष्य में वो कभी शिक्षा के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग ला ही नहीं पाएगा जब एक बार निगेटिव उसके अंदर विचार आ गया तो इस वजह से ये निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की त्रुटियों को पहचानने और उस पर काम करने के लिए अवसर देना चाहिए। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल यहां पर एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम ना करने को जिम्मेदार मानती है, उसका यह तर्क क्या दर्शाता है? देखिए, जो वो परीक्षा में कम अंक पाई है उसके लिए जिम्मेदार किसको मानती है? स्वयं को मानती है कि मैंने परिश्रम नहीं किया था, इस वजह से मेरे कम नंबर आए हैं। तो यानी वो अपने अंदर कमी को देख रही है, इस वजह से आंतरिक केंद्र, नियंत्रण का आंतरिक केंद्र यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? सही विकल्प का चयन करिए। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि नहीं, भय एक संवेग है और इसलिए संज्ञान से संबंधित नहीं है। कहा जा रहा है कि भय जो है एक संवेग है, यानी इमोशन है, और इसका संज्ञान से संबंध नहीं है। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो पूरी तरीके से हमारे संज्ञान को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में एक बहुत खुशी की मुद्रा में एक बालक है, तो उसका पूरा फोकस कक्षा में जो कुछ भी चल रहा होगा, गतिविधि चल रही होगी, उस पर पूरा फोकस होगा। और वहीं उसी कक्षा में एक दूसरा बच्चा है जिसके घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, जिसकी वजह से वो दुखी है, तो उसका दुखी होना क्या है? उसका इमोशन है, वो दुख की अवस्था में है, और उसका उस समय जो पूरा फोकस होगा वो कक्षा की गतिविधि पर नहीं होगा, बल्कि उस दुख के कारण पर होगा। इस वजह से अधिगम पर उसका पूरा फोकस नहीं होने की वजह से उसका अधिगम अर्थपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता। यानी संवेग पूरी तरीके से अधिगम को प्रभावित करता है और उससे संबंधित होता है, जबकि विकल्प क्या कह रहा है कि उससे संबंधित नहीं है, तो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि हाँ, भय की भूमिका होती है। बच्चे सिर्फ भय के दबाव में ही अधिगम के लिए प्रयत्न करते हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा था सिर्फ, एकमात्र, केवल, एक ही, यहां पर ही आ गया। दो निगेटिव वर्ड हैं यहां पर, सिर्फ और ही। इस वजह से अब आपको विचार ही नहीं करना है, ये विकल्प गलत हो गया। पहला देखिए, कहा जा रहा है कि हाँ, भय एक उम्दा अभिप्रेरक है और अध्यापक को उसका बारंबार प्रयोग करना चाहिए, बार बार प्रयोग करना चाहिए। तो विकल्प निगेटिव है, क्योंकि भय जो होता है वो बच्चे को दबाव में डालता है और इस वजह से भय का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, ये निगेटिव होता है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नहीं, भय की कोई भूमिका नहीं होती है। भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। बहुत कम जोखिम लेने का मतलब कि बच्चे के अंदर अगर कोई मन में डाउट भी है तो बच्चा उस डाउट को पूछेगा ही नहीं, वो जोखिम ही नहीं लेगा, क्योंकि उसे ये लगेगा कि अगर मैं कुछ पूछ दूंगा तो अभी मुझे टीचर डांट सकते हैं, तो वो उसके अंदर भय बैठ गया है। तो भय की कोई भी भूमिका नहीं होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया, एक तर्क दिया गया, दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है, अध्यापकों को बच्चों में अधिसंज्ञान यानी मेटा कॉग्निशन की बात की जा रही है, अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल और बढ़ावा देना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे जितना थिंकिंग करेंगे अपने बारे में, निश्चित तौर पर उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, इससे उनको अर्थपूर्ण अधिगम करने में मदद मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे थिंकिंग के माध्यम से किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे होंगे, यानी खुद करके सीखने की बात की जा रही है, बच्चा खुद सक्रिय है, इस वजह से उनका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। पहला वाला विकल्प पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि अधिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन के स्वनियंत्रण में मदद करता है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 को सही तरीके से डिफाइन कर पा रहा है, उसकी व्याख्या कर पा रहा है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, एक ही विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सबसे प्रभावशाली है?
पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि रट कर याद करना, रटना, याद करना, ये सभी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा दिया गया निष्क्रिय श्रवण, तो ये भी निगेटिव है क्योंकि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं। चौथा देखिए ड्रिल और बार बार अभ्यास, ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बार बार अभ्यास करके जैसे आपने कहावत सुना होगा कि कुएं से बार बार पानी निकालते समय वहां पर रस्सी से घिसते घिसते वहां पर गड्ढा बन गया था। तो बच्चे का दिमाग को गड्ढा थोड़ी करना है एक ही चीज को बार बार रिपीट कर करके। बच्चा सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करेगा, ना कि उसको बार बार रिपीट करेगा। रिपीट तो बार बार मशीन करते हैं, तो बच्चे को मशीन थोड़ी बनाना है। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए संयोजन के माध्यम से समझना, यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थी अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में सहज सिद्धांत रच लेते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? प्राकृतिक घटना यानी नेचुरल प्रोसेस के संदर्भ में बच्चे जो अपना खुद का विचार बना रहे हैं उसके सेंस में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए निरुत्साहित करना चाहिए, तो ये विकल्प तो बिल्कुल निगेटिव हो गया क्योंकि बच्चे को सोचने से रोका जा रहा है, किसी निष्कर्ष पर खुद करके सीखने से रोका जा रहा है। क्योंकि प्राकृतिक जो घटना हुई है, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसके बारे में सहज सिद्धांत बच्चा अगर बना पा रहा है, यानी थिंकिंग प्रोसेस कर पा रहा है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है, अपने आप मौलिक विचारों पर चिंतन करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, तो इसके लिए जब आप उसको निरुत्साहित करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा क्योंकि वो थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं अपनाएगा। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को ऐसी अवधारणाओं की रचना करने के लिए दंडित करना चाहिए और उनकी पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित समाहित नहीं है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। किसी भी प्रकार का दंड, चाहे शाब्दिक हो या फिर शारीरिक है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। प्रश्न चूंकि पॉजिटिव सेंस में पूछा गया इसलिए दंडित शब्द इसको निगेटिव कर देता है। इस वजह से आपको विचार ही नहीं करना, यह विकल्प गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए और संप्रत्ययों को प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा पढ़ाना चाहिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया क्योंकि आप अनदेखा नहीं कर सकते बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को। ठीक है, बच्चे अगर किसी रिजल्ट को देख करके अवलोकन के माध्यम से कुछ करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं अवलोकन के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर यह बच्चों के लिए पॉजिटिव चीज है, उसको निगेटिव आप क्यों कर रहे हैं? इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों को ऐसे पूर्व धारणाएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और अध्यापक अधिगम शिक्षा शास्त्र को उनके अनुरूप बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है क्योंकि बच्चे जो कुछ भी देख करके अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहे हैं वो उनका अनुभव हो गया। अब बच्चे के अनुभव को आधार बनाते हुए उसको आगे की शिक्षा दी जाती है। एनसीएफ इसका समर्थन करता है। इस वजह से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संप्रत्यात्मक समझ हेतु अध्यापन के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना चाहिए एक टीचर को, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। अधिगम के लिए आकलन करने के बजाय अधिगम का आकलन के प्रावधान बनाने चाहिए। अधिगम का आकलन का मतलब क्या हुआ कि अधिगम आपका हो चुका है, जो आपके सत्र के अंत में जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है, जिसे योगात्मक या फिर समेटिव असेसमेंट कहा जाता है, उसकी बात की जा रही है। तो एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों इसका विरोध करते हैं क्योंकि वो रचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा होता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी अभी अधिगम नहीं हुआ है, सीखने के दौरान बच्चे को क्या क्या कठिनाई आ रही है उसको जान करके उसको टैकल करने की बात की जाती है अधिगम के आकलन में, जो कि रचनात्मक आकलन होता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी की पैरवी करता है। इस वजह से यह विकल्प एक तरीके से निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि इसके बजाय समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा था, जबकि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, योगात्मक की नहीं करते हैं। ठीक है, और ये योगात्मक की बात कर रहा था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्रत्यक्ष निर्देशन की विधि को अपनाना चाहिए, तो ये भी विकल्प देखिए निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में आपको देखना है, थोड़ा सा आगे के विकल्पों को मैं आप दिखा देता हूं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा दिया गया, गैर उदाहरण और अपवाद बताने से बचना चाहिए, बिल्कुल निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई उसका अपवाद है, तो जाहिर सी बात है आप उसको क्लियर तो करेंगे ना, उसको इग्नोर थोड़ी कर देना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि उससे बचना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। अब पहला देखिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित स्थापित करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, क्योंकि एनसीएफ डायरेक्ट ये बात बोलता है, डायरेक्ट ये लाइन बोलता है कि बच्चों के अनुभव को आधार बनाते हुए, पूर्व ज्ञान के आधार बनाते हुए नई शिक्षा देनी चाहिए। जब ये बिल्कुल पॉजिटिव है तो दूसरे विकल्प पर हम क्यों जाएं? इस वजह से विकल्प नंबर 3 निगेटिव हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावशाली सामाजिक संरचनावादी कक्षा की विशेषता या गुण है? सामाजिक संरचनावादी की बात की गई है तो आपको तुरंत लेव वाइगोत्स्की क्लिक करना चाहिए। लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते थे? समूह में कार्य करने की बात करते हैं, सामूहिक कार्य जिस भी विकल्प में होगा वही वाला उत्तर हमारा होगा। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निश्चित चरण, जैसे कि अध्यापक द्वारा सैमपट पर उत्तर लिखा जाना और विद्यार्थियों का ज्यों का त्यों नकल कर लेना। तो यहां पर देखिए, ज्यों का त्यों नकल करना यानी अनुकरण करने की बात की जा रही है ज्ञान का प्राप्तकर्ता के सेंस में, जबकि
लेवाइगोस्की क्या बोलते थे या फिर संरचनावाद क्या बोलता है? बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, ना कि प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, किसी समस्या तक पहुंचने तथा उसका समाधान निकालने के लिए केवल एक ही सही प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए। केवल एकमात्र एक ही, यही ही, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड हैं जहां पर भी दिख जाए वो वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा ही नहीं अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे चुपचाप सुने और पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण पर जोर दे। देखिए यहां पर एक निगेटिव वर्ड ये हो गया, पुनरावृत्ति बार बार निगेटिव हो रहा है, और चुपचाप। जब बच्चे चुपचाप होंगे तो सक्रिय नहीं होंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इस वजह से ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, सामूहिक कार्य। देखिए लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समूह का बात हो गया, सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है सक्रिय होंगे और इंटरेक्शन भी कर रहे होंगे लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।